ये पत्तियां ऊपर मुड़ रही है और नाव टाइप आकार बना रही है। मतलब अगर आपने ज्यादा यूरिया डाल दिया, मौसम गर्म है तो जो है पक्का है। कुछ दवाइयां माइटीसाइड्स प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों के कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल होती है। अब व्हाइट फ्लाई एक सिर्फ कीट नहीं है, ये बीमारी फैलाने का कारण भी है। कॉमन बीमारी की बात करें तो वो है डंपिंग ऑफ, मतलब नर्सरी का किलर। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नर्सरी से ही पौधे लें। सुबह हमें हल्का पानी देना है और शाम को हमें पानी नहीं देना। ड्रेनेज को हमेशा अच्छा रखना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक पौधे को खत्म कर देती है। यह बीमारी खासकर बारिश और ज्यादा नमी वाले मौसम में बहुत तेजी से फैलती है और सीधे आपके मार्केटेबल यील्ड को खत्म कर देती है। मतलब बना बनाया पैसा जलाने वाली है। लेकिन यह वायरस खुद फैलता नहीं है, इसे फैलाता है यह कीट। दोनों इसके लिए कारक है फैलाने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मिर्च की खेती करते हो और बार बार कीटों की और बीमारियों की समस्या से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बेशक ये थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरा 100% समाधान इस वीडियो से मिलने वाला है। आज मैं आपको मिर्च के टॉप 5 सबसे खतरनाक कीट और टॉप 5 बीमारियों के बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी पहचान कैसे करनी है, ये क्यों आते हैं और सबसे जरूरी बात केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल कैसे करें। इसमें हम सारे टेक्निकल्स भी समझेंगे और कौन से टेक्निकल से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप 70 से 80% कीट की समस्या खुद ही कंट्रोल कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कीट है थ्रिप्स, मतलब मुर्डा या चुरडा। सबसे खतरनाक कीटों में से एक है। तो थ्रिप्स को पहचाना कैसे जाए। अगर आपकी मिर्च में ये पत्तियां ऊपर मुड़ रही है और नाव टाइप आकार बना रही है, पत्तियों पर चांदी जैसी चमक या सिल्वर लाइन दिख रही है और फूल ऑब्वियसली गिरना शुरू हो रहे हैं, पौधा कमजोर और सिकुड़ सा गया है, तो समझ लीजिए यह है थ्रिप्स का अटैक। अब इसको समझते हैं ये क्यों आता है। अगर हमारे खेत में गर्म और सूखा मौसम बहुत ज्यादा है, मतलब हॉट और ड्राई क्लाइमेट ज्यादा है, खेत में ज्यादा नाइट्रोजन हमने दिया हुआ है, काफी ज्यादा पौधा हरा भरा दिख रहा है और लगातार सूखा वातावरण है, तो ये सब थ्रिप्स को बुलाने के लिए कारक बन सकते हैं। मतलब अगर आपने ज्यादा यूरिया डाल दिया, मौसम गर्म है तो थ्रिप्स जो है पक्का आएगा। अब थ्रिप्स नुकसान क्या करता है, इससे फूल गिर जाते हैं, पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है, फल कम बनेंगे, पूरा खेत जो है कमजोर दिखने लगता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अच्छे पत्ते नहीं होंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो प्रिवेंशन एक बेहतर तरीका है जो आइडेंटिफाई भी करेगा और एक डायरेक्शन भी देगा, जो कि ब्लू स्टिकी ट्रैप्स अगर हम लगाते हैं 10 से 15 पर एकड़ के हिसाब से तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन और डायरेक्शनली कंट्रोल करने के लिए मदद। केमिकल में अगर देखा जाए तो अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ और केमिकल में हमें जाना पड़ रहा है तो स्पिनोसाइड, फेप्रोनिल और इमिडाक्लोरपिड, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो थ्रिप्स पे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। पर इसमें भी फेप्रोनिल जो है काफी अच्छा रिजल्ट देता है। आप ये अगर 4 या 5 केमिकल्स रोटेशन में यूज करते हैं, जैसे कि स्पिनोसाइड, डव का ट्रेसर आता है, फेप्रोनिल रीजेंट बायर का आता है, इमिडाक्लोरपिड कॉन्फिडर आता है बायर का, स्पिनोप्टेरम मतलब डेलीगेट आता है डव का, तो ये 4-5 केमिकल्स है जो कंट्रोल दिलाने में मदद करते हैं। हमें बस इसको बदल के स्प्रे लेना है, हर बार सेम टेक्निकल इस्तेमाल नहीं करना है। बायोलॉजिकल में बात की जाए तो बायोलॉजिकल में हमारे पास नीम तेल एक बेहतरीन ऑप्शन है, उसका साथ साथ बवेरिया बेसियाना जो कि एक फंगस आधारित बायोपेस्टिसाइड है। ये 2 तरीके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जिसमें आप नीम तेल 1500 से 3000 ppm का और बवेरिया बेसियाना, ये 2 आप यूज करके बायोलॉजिकल तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रहे स्प्रे हमेशा सुबह या शाम करना है, लगातार एक ही दवा का बार बार स्प्रे नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे खतरनाक कीट जो कि रेड या येलो, दोनों स्पाइडर माइट्स, मतलब ये माइट्स के कैटेगरी में आते हैं। इसको अन्य भाषा में लाल मकड़ी या पीली मकड़ी या लाल चुनचुना, लाल कोली, इस तरीके से पहचाना जाता है, बोला जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करनी है। पत्तियों पर ये छोटे छोटे पीले धब्बे छोड़ते हैं, बाद में पूरा पत्ता ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है और पत्तियों के नीचे ये एक जाला भी बुनने की कोशिश करते हैं, तो आपको जाला भी देखने को मिलेगा। अब इसका आने का कारण क्या है। इसका आने का कारण मुख्यतः बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, बहुत सूखा मौसम अगर है और खेत में नमी की कमी है तो उसकी वजह से माइट्स देखने को मिल सकते हैं। ये नुकसान पत्तियों को सुखा देते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, पौधा कमजोर हो जाता है, मतलब लगभग सेम थ्रिप्स जो करता है उसी हिसाब से, पर इनका मैकेनिज्म कंट्रोल का काफी ज्यादा अलग होता है। कंट्रोल में देखा जाए तो इनके लिए साधारण दवाइयां काम नहीं करेंगी, इनके लिए स्पेसिफिक माइटीसाइड्स आते हैं। केमिकल कंट्रोल में अगर दवाई की बात की जाए तो अबामैक्टिन मतलब अबासिन या फिर वर्टिमेट, स्पाइरोमैसिफेन मतलब बायर का ओबेरॉन, फेनपायरोक्सिमेट मतलब टाटा का नियॉन, प्रोपरजाइट मतलब ओमाइट आता है धानुका का। तो ये 4-5 केमिकल्स है जो डेडिकेटेडली माइट्स के लिए या इन लाल और पीले कलर के माइट्स के लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक तो प्रीडेटरी माइट्स आता है, मतलब जो माइट्स को किल करते हैं और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते।
साथ ही साथ नीम ऑयल है, और गार्लिक और चिली का स्प्रे भी हम कर सकते हैं। जो गार्लिक और चिली का एक्सट्रैक्ट होता है उसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है ताकि ये हमारे खेत में आने से पहले ही हम खेत को बचा पाए। ध्यान दें, माइट के लिए अलग दवा लगती है, मतलब सामान्य कीटनाशक इस पे काम नहीं करता है, पर कुछ दवाइयां माइटिसाइड्स प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों के कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल होती है, वो भी अब इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे कीटक मतलब फ्रूट बोरर या फिर हेलिकोवर्पा जिसे बोला जाता है, लड्डी पीपनी या फिर कोई इल्ली जो फल को खराब करती है, जिसको फ्रूट बोरर बोला जाता है। अब ये कीट सीधे आपके उत्पादन पे हमला करता है क्योंकि हमारा फल इससे खराब होता है। अब इसको अगर पहचानना है तो मिर्च में ये फल को छेद कर देता है, अंदर से कीड़ा खाता हुआ हमें देखने को मिलेगा, फल सड़ने लगेगा। अब इसके कारण की बात की जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पर अगर आसपास हमारे पास दूसरी फसल लगी हुई है जैसे कपास है, टमाटर है या फिर कोई अन्य फसल जो इल्ली के लिए ग्रोथ के लिए लाभदायक है, तो उस फसल से हमारे खेत में भी आ सकती है। या फिर हमारी पिछली फसल जो खेत में रही हुई है और जिसमें इल्ली के अंडे या फिर अवशेष रहा हो, उससे भी ये इल्ली जो है पनपती है और अगले फसल में नुकसान करती है। अगर ये नुकसान की बात की जाए तो ये सीधे फल खराब कर देती है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका प्रकोप हमारे खेत में देखने को मिले तो हम प्रिवेंशन में इसको कर सकते हैं, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप लगा के। फेरोमोन ट्रैप अगर हम 5 से 10 प्रति एकड़ लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियल कंट्रोल और एक आइडेंटिफिकेशन में भी मदद मिलेगी। और केमिकल कंट्रोल अगर हमें करना है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, मतलब आपको सेव वाली दवाई के नाम से पता होगा, प्रोक्लेन के नाम से आती है, या फिर CTPR मतलब क्लोरेंट्रानिरिपोल मतलब कोराजन आपको पता होगा, या फिर इंडोक्साकाब मतलब आउन, या फिर फ्लोबेंडामाइड। ये 4-5 केमिकल से जो आपको आपके लोकल मार्केट में जो भी मिले उस हिसाब से आप अदल बदल के स्प्रे ले सकते हो, जो इल्ली पे आपको बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हेलिकोवर्पा मतलब फ्रूट बोरर पे काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हमारे पास अवेलेबल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम बैसिलस thuringiensis BT का स्प्रे ले सकते हैं, ट्राइकोगामा का स्प्रे ले सकते हैं, और ये सारे हमारा इल्ली को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, अंडे या छोटे लार्वा स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं चौथा कीट मतलब व्हाइट फ्लाई। अब व्हाइट फ्लाई एक सिर्फ कीट नहीं है, ये बीमारी फैलाने का कारण भी है। अब इसको पहचानना कैसा है? पत्तियां पीली पड़ जाती है क्योंकि सफेद मक्खी पूरा रस चूस लेती है और पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है, और एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ देता है और काली फफूंद भी फैलाता है, जिसे हम सूटी मोल्ड भी बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है आने का? अगर गर्म मौसम है, बहुत ज्यादा घना पौधारोपण है, मतलब स्पेसिंग हमने डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखा है, काफी ज्यादा घनी बुआई हुई है, उसकी वजह से सफेद मक्खी आने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। हालांकि ये नुकसान कम करता है पर फैलाता ज्यादा है। जैसे चिली का जो लीफ कर्व वायरस है वो फैलाने का मुख्य कारण सफेद मक्खी होता है। अब इसको अगर कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन एक बेहतरीन तरीका है। जैसे येलो स्टिकी ट्रैप, 10 से 15 येलो स्टिकी ट्रैप्स अगर हम 1 एकड़ में लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें इनिशियल कंट्रोल मिलेगा। केमिकल की बात की जाए तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए 4 केमिकल्स में बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है। जैसे सबसे पहले आता है थाइमिथॉक्सोम, जैसे एक्ट्रा, एसिटामाप्रिड मतलब प्राइड या फिर मॉस्पेलिन, पायरीप्रॉक्सिफेन और डाइफेंथ्रियन मतलब पेगासस सिंजेंटा का। तो ये सारे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो हमारे पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, पर उसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे करके एक बेसिक लेवल का कंट्रोल हम पा सकते हैं। ध्यान रहे, व्हाइट फ्लाई मतलब सिर्फ कीट नहीं है, ये वायरस फैलाने वाला कीट है, तो इसको तुरंत कंट्रोल करना जरूरी है। और कीटों में सबसे आखिरी नंबर पे आता है वो है एफिड्स। एफिड्स मतलब लही और महू। अब इसकी पहचान करनी है तो ये पत्तियां मुड़ाता है, और पत्तियां ये अब नीचे की तरफ मुड़ाता है, चिपचिपा पदार्थ ये भी छोड़ता है और काली फफूंद एफिड भी फैलाता है। अब इसका कारण बहुत ज्यादा ठंडा और नम मौसम होने की वजह से एफिड्स हमारे खेत में पाया जाता है। मतलब एफिड्स सारे बाकी कीटों से अलग है। नुकसान ये पौधों को कमजोर कर देता है और वायरस ये भी फैलाता है। अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो जो व्हाइट फ्लाई के लिए केमिकल्स है वो सारे यहाँ पे भी काम करेंगे। पर अगर एफिड्स के केमिकल कंट्रोल की बात की जाए, यहाँ पे भी 4-5 केमिकल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एसिटामाप्रिड है, इमिडाक्लोरप्रिड है, थाइमिथॉक्सोम और डाइमिथोएट। तो ये सारे केमिकल जो सफेद मक्खी में काम करते हैं यहाँ पे भी काम करेंगे। पर इसके साथ साथ हम फ्लोनिकामिड मतलब उलाला, डाइमिथोएट मतलब रोगर FMC का, टैफगोर भी आता है टाटा रैलिस का, ये केमिकल्स में हम एफिड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में लेडीबर्ड बीटल मतलब जो एफिड्स को खाने वाले कीट्स है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली संभव उतना है नहीं। पर हम नीमार्क का इस्तेमाल करके भी इसको बायोलॉजिकल तरीके से एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, हमें एक ही दवा बार बार नहीं डालनी है, हर 10 या 12 दिन में मॉलिक्यूल हमें बदलना है, और पहले बायोलॉजिकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर केमिकल में जा सकते हैं, ताकि हमें हमारी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे। स्टिकी ट्रैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे सस्ता और पावरफुल टूल मैं मानता हूँ, हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसलिए अगर आप सिर्फ दवा डालने पर डिपेंड रहेंगे तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल प्लस
मॉनिटरिंग और सही रोटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इन 5 कीटों को सही समय पर पहचान लेते हो और सही दवाई का इस्तेमाल करते हो तो 50% कीटों का प्रॉब्लम हम निगरानी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए याद रखें, निगरानी मतलब मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है, ट्रैप का इस्तेमाल करना है और दवाइयों का रोटेशन करना है। अब बात करते हैं टॉप 5 बीमारियों के बारे में जो चिली में आती है। और सबसे पहली आती है डंपिंग ऑफ मतलब आद्र गलन या खुजिया, और ये नर्सरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किसान भाइयों, अगर मिर्च की खेती में अगर सबसे खतरनाक कॉमन बीमारी की बात करें तो वो है डंपिंग ऑफ मतलब नर्सरी का किलर, क्योंकि ये बीमारी पौधों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। अब इसको पहचानना कैसे है? अब इसकी पहचान स्टेज वाइज हमें करनी है, क्योंकि ये हर स्टेज में देखने को मिलता है। जैसे प्री इमर्जेंस मतलब बीज उगने से पहले, बीज का अंकुरन ना होना। अगर हम घर पे नर्सरी कर रहे हैं तो बीज अंकुरित ही नहीं होता है और मिट्टी में ही सड़ जाता है और हमें लगता है बीज जो है खराब था, पर यह होता है डंपिंग ऑफ की वजह से। अब ये उगने के बाद भी आता है मतलब पोस्ट इमर्जेंस, जिसमें छोटा पौधा अचानक से गिर जाता है, तना नीचे से पतला और काला दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे किसी कीट ने काट दिया हो। इसे हम कॉलर रॉट इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये फील्ड में कैसे पहचानना है? नर्सरी में टुकड़ों में पौधे गायब हो जाते हैं, मतलब पैचेस में हमें कहीं ना कहीं पौधे गायब होते हुए दिखाई देंगे, कुछ जगह डंस कुछ जगह खाली, तो ये भी कहीं ना कहीं डंपिंग ऑफ की निशानी है। अब इसका असल कारण क्या है? इसका असल कारण है ये एक बीमारी नहीं है बल्कि कई फंगस मिलकर करते हैं, जैसे पाइथियम है, राइजोक्टोनिया है, फिजारियम है। तो ये तीनों मिलके डंपिंग ऑफ इफेक्ट मतलब फंगस का इफेक्ट या फिर कॉलर रॉट जैसे हम बोलते हैं तब आता है। बहुत ज्यादा इरिगेशन हो गया मतलब ज्यादा पानी दे दिया नर्सरी स्टेज में, मिट्टी में अगर पानी का भराव ज्यादा है, बहुत भारी मिट्टी है, गंदी या अनट्रीटेड नर्सरी हमने बनाई है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा नमी, खराब मिट्टी मतलब डंपिंग ऑफ पक्का। अभी नुकसान क्या कर सकता है? 50 से 90% तक नर्सरी को खत्म कर सकता है। दोबारा नर्सरी करनी पड़ सकती है, दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, मतलब समय और पैसा दोनों का नुकसान। तो इसलिए करना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा जो हमें ध्यान देना है, इस बीमारी में इलाज नहीं है, सिर्फ रोकथाम है, मतलब प्रिवेंशन ही काम आता है। इसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें 2 स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो सॉइल ट्रीटमेंट मतलब नर्सरी जब हम बना रहे हैं तब कंट्रोल कर सकते हैं, और एक तो पौधा जब लग जाता है उसको हम ड्रिंचिंग के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट में हमें ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम पर केजी फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर का खाद और नीम केक, ये दोनों हमें मिलाने हैं। ये मिट्टी के हार्मफुल फंगस को पहले ही खत्म कर देता है। और ड्रिंचिंग में जब समस्या हमें देखने को मिलती है तब हम कार्बन डाइजिम 1 ग्राम पर लीटर और मेटालैक्सिल मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर पौधों के जड़ में हमें धीरे धीरे डालना है। इससे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल देखने को मिल सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो हम ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जब हम नर्सरी बना रहे हैं तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया है और हार्मफुल फंगस को दबा देते हैं। कॉमन मिस्टेक जो हम बार बार कर सकते हैं, जैसे बार बार पानी देना, बहुत घनी बुवाई या फिर बिना ट्रीटमेंट के बीज डालना, बिना ट्रीटमेंट के नर्सरी तैयार करना, जिससे हमें बचना है। हम हमारी नर्सरी को बेड नुमा आकार में भी बना सकते हैं, मतलब बेड बना के एक रेस्ड बेड बना के उसमें नर्सरी बना सकते हैं अगर हम घर पे कर रहे हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नर्सरी से ही पौधे लें। सुबह हमें हल्का पानी देना है और शाम को हमें पानी नहीं देना है। ड्रेनेज को हमेशा अच्छा रखना है ताकि पानी का निचरा अच्छा हो सके, ताकि हमारा एक्सेस वाटर निकल जाए। किसान भाइयों, डंपिंग ऑफ एक ऐसी बीमारी है जो दिखती कम है लेकिन नुकसान ज्यादा करती है, इसीलिए हमें शुरुआत में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब मिर्च की दूसरी बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रैक्नोज मतलब फल सड़ने वाली बीमारी। अगर आपकी मिर्च के फल पर काले धसे हुए धब्बे दिख रहे हैं और धीरे धीरे पूरा फल सड़ रहा है तो यह एंथ्रैक्नोज है मतलब फल सड़न रोग है। यह बीमारी खासकर बारिश और ज्यादा नमी वाले मौसम में बहुत तेजी से फैलती है और सीधे आपके मार्केटेबल यील्ड को खत्म कर देती है, मतलब बना बनाया पैसा जलाने वाली बीमारी। अब इसके शुरुआती लक्षण फल पर दिखाई देते हैं, छोटे गोल और हल्के काले धब्बे दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये अंदर धंसने लग जाते हैं जिसे हम संकन लेजेंस बोलते हैं। उन्नत अवस्था में यही धब्बे गोल गोल रिंग नुमा दिखाई देते हैं। नमी में गुलाबी और नारंगी स्पोर मतलब पाउडर जैसा दिखाई देता है और ये हमें इसको स्टोर करने में भी नुकसान कर सकता है। फल को जल्दी सड़ा सकता है, दिखने में खराब दिखेंगे और जिसकी वजह से दाम हमारा गिर जाए। तो इसका असल कारण है कोलेक्ट्रियम कैप्सिसी। ये एक फंगस है और ये लगातार बारिश, ज्यादा ह्यूमिडिटी, खेत में कम हवा, संक्रमित बीज या पुरानी फसल के अवशेष अगर पाए जाते हैं तो उसमें यह फंगस पनपता है। सिंपल भाषा में नमी, गीला वातावरण मतलब एंथ्रैक्नोज का तेज अटैक। यह फल को 30 से 80% तक खराब कर सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए फल उगा रहे हो
तो ये उसकी क्वालिटी पूरी तरह बिगाड़ सकता है। हार्वेस्टिंग के बाद भी यह डिसीज बढ़ता ही रहता है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो समय पर स्प्रे और रोकथाम दोनों जरूरी है। प्रिवेंशन में हमें साफ और सर्टिफाइड बीज का उपयोग करना है। खेत में हवा का अच्छा फ्लो रखना है, मतलब स्पेसिंग अच्छी रखनी है। पुराने और संक्रमित फल या पत्तियों को हमें खेत से हटा देना है। केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो हमारे पास 3 से 5 इफेक्टिव दवाइयां हैं, जैसे अजॉक्सोस्ट्रोबिन, एमिस्टर, मैनकोजेब, डाइथेन, कार्बेंडाजिम मतलब बाविस्टिन और क्लोरोथैलोनिल मतलब कवच और प्रोपाकानाजोल मतलब टिल्ट सिंजेंटा का। तो ये सारी दवाइयां अगर हम अदल बदल के लेते हैं तो एंथ्रैक्नोज पे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और नीम एक्सट्रैक्ट मतलब अजाडिक्टिन, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंगस की ग्रोथ को रोकने का और प्लांट इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। एंथ्रैक्नोज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया तो पूरी फसल का मार्केट वैल्यू खत्म कर देती है। अब बात करते हैं मिर्च की सबसे खतरनाक बीमारी। किसान भाइयों, अगर मिर्च की खेती में कोई एक बीमारी है जो पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है तो वह है लीफ कर्व वायरस मतलब मिर्च का चूरडा मुर्डा। इसे कई जगह कुकड़िया भी बोला जाता है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है, अगर एक बार फैल गई तो 80 से 100% तक मिर्च की फसल को खराब करने की ताकत रखती है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई सीधा इलाज नहीं है, तो इसीलिए पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो इसके सिम्टम्स हम स्टेज वाइज समझ सकते हैं। शुरुआती लक्षण, नई पत्तियां छोटी और मुड़ी हुई दिखती है, पत्तियों का आकार सिकुड़ा हुआ दिखता है। मध्यम अवस्था में पत्तियां मोटी और कठोर हो जाती है, थिक और लेदरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पौधा धीरे धीरे बौना मतलब स्टंटेड हो जाता है। गंभीर अवस्था में फूल नहीं बनते या गिर जाते हैं, फल लगना लगभग बंद हो जाता है और हमें लगता है पौधा है लेकिन उत्पादन नहीं है या फिर वैरायटी खराब है। असल कारण इसका चिली का लीफ कर्व वायरस मतलब बेगोमो वायरस। लेकिन यह वायरस खुद फैलता नहीं है, इसे फैलाता है यह कीट मतलब व्हाइट फ्लाई, जो हमने इसके पहले बात करी। अब ये व्हाइट फ्लाई और एफिड्स दोनों इसके लिए कारक है फैलाने के लिए। यह संक्रमित पौधे से वायरस लेती है और किसी स्वस्थ पौधे पर जाके बैठती है और वायरस फैला देती है। इसलिए कंट्रोल का असली तरीका है व्हाइट फ्लाई और एफिड्स को कंट्रोल करना। नुकसान की बात की जाए तो ये 80 से 100% तक यील्ड का लॉस कर सकती है, पूरा खेत बौना और बेकार बना सकती है, दोबारा प्लांटिंग की भी नौबत आ सकती है या फिर हमारी फसल को हमें भूलना पड़ सकता है। तो इसीलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, वायरस का इलाज नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट ही कंट्रोल है। तो सबसे पहले आता है रॉगिंग, मतलब जो पौधे इन्फेक्टेड है उसे तुरंत उखाड़ कर हमें हटा देना है। खेत में छोड़ेंगे तो डिसीज तेजी से फैल सकता है। दूसरा तरीका है वेक्टर को कंट्रोल करना, मतलब व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना, और यही सबसे इफेक्टिव तरीका मैं मानता हूं। मैं फिर एक बार बता देता हूं, इमिडाक्लोरपिड मतलब कॉन्फिडोर, थाइमिथॉक्सोम मतलब एक्ट्रा, एसिटामाप्रिड मतलब मॉस्पिलॉन, डाइफेंथ्रियन मतलब पेगासस और पायरोफ्लैक्सिफेन मतलब पोरस। यह कुछ केमिकल्स है जो व्हाइट फ्लाई पे बढ़िया रिजल्ट देते हैं और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप अपने लोकल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिले उस हिसाब से इस केमिकल का, इस दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने लोकल मार्केट में किसी अन्य नाम से भी प्रोडक्ट्स मिल सकता है, पर इन्हीं दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना है। हमें स्प्रे हर 7 से 10 दिन में लेना है और मॉलिक्यूल जो है मतलब दवाई जो है बदल बदल कर स्प्रे करनी है। और ये स्प्रे हमें तभी करना है जब हमें इसके इनिशियल लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर आने से पहले भी हम 1 या 2 स्प्रे प्रिवेंशन के तौर पे हम ले सकते हैं, पर आने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी है। बायोलॉजिकल की बात की जाए तो नीम ऑयल और अजाडिक्टिन और प्लस एलोस्टिकी ट्रैप्स, ये मैं मानता हूं कि हमें करना चाहिए। ये आने से पहले हमें कहीं ना कहीं सस्ते तरीके से कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कम करता है, वायरस की स्प्रेड को रोकता है। इनडायरेक्टली हमारा स्प्रे का खर्चा बच जाता है। साथ ही साथ हम इसमें रिफ्लेक्टिव मल्च मतलब जो सिल्वर मल्च मिर्च में लगाते हैं उसका इस्तेमाल करें। वो रिफ्लेक्टिव मल्च की तरह काम करती है और व्हाइट फ्लाई को दूर रखने का भी काम करती है। साथ ही साथ हम बॉर्डर क्रॉप लगा सकते हैं जैसे कि मक्का, इससे कीट का डायरेक्ट एंट्री कम हो जाता है और नर्सरी स्टेज से ही हमें इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। कॉमन मिस्टेक जो हो सकते हैं जैसे डिसीज आने के बाद इंतजार करना या फिर व्हाइट फ्लाई को इग्नोर करना, इन्फेक्टेड प्लांट को खेत में ही छोड़ना, तो इन सब चीजों से हमें बचना है। तो किसान भाइयों, लीफ कर्व वायरस में दवा नहीं सिर्फ समझदारी काम आती है। जो किसान शुरुआत से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल कर लेता है वही फसल जो है बचा पाता है। अब बात करते हैं अगली बीमारी की जो है विल्ट। अब विल्ट जो है, विल्ट का एक डिसीज कॉम्प्लेक्स है, मतलब अचानक पौधा सूखने वाली बीमारी। अगर आपका मिर्च का पौधा अचानक मुरझा जाता है, पानी देने के बाद भी सीधा नहीं हो पाता, तो यह एक विल्ट की बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक पौधे को खत्म कर देती है। इसको पहचानने के लिए शुरुआती लक्षण में पत्तियां हल्की मुरझाई हुई दिखती है, दिन में ज्यादा मुरझाना और रात में थोड़ा ठीक हो जाना,
मध्यम अवस्था में पूरा पौधा झुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, और गंभीर अवस्था में पौधा पूरी तरह सूख जाता है। जब हम जड़ें निकाल के देखते हैं तो भूरी या काली हमें दिखाई देती है। कभी कभी तने को काटने पर भी अंदर ब्राउन वेस्कुलर टिश्यू हमें दिखाई देता है, जो कि एक विल्ट की समस्या का लक्षण है। इसका असल कारण देखा जाए तो इसका असल कारण एक सिंगल डिसीज नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑफ डिसीजेस है, जैसे फुजारियम विल्ट प्लस फाइटोप्थेरा ब्लाइट। एक तो सॉइल बोर्न फंगस है और दूसरा वाटर लविंग फंगस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ विल्ट की समस्या आती है। अब ये ज्यादा कब आता है? अगर ड्रेनेज हमारा खराब है, मतलब पानी भरा हुआ है, भारी मिट्टी है, लगातार एक ही फसल हम लगा रहे हैं, मतलब मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, मिर्च के ऊपर मिर्च या फिर कपास के ऊपर कपास, तो उसमें ये ज्यादा आने की संभावना है। और इन्फेक्टेड सॉइल, मतलब सिंपल भाषा में गंदी मिट्टी, पानी भरा, मतलब विल्ट जो है आने की चांसेस ज्यादा है। नुकसान की बात की जाए तो एक एक करके पौधे मरने लगते हैं, पूरा खेत पाची दिखने लगता है, जैसे हमारे डंपिंग ऑफ में इनिशियल लेवल पे दिखता है। 30 से 70% तक इसका नुकसान हो सकता है। कंट्रोल की बात की जाए तो इस बीमारी में सॉइल मैनेजमेंट प्लस ड्रेनेज एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है, जिसको अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे करते हैं तो इसका आसानी से कंट्रोल हमें देखने को मिल सकता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने जैसे बात करी, रेस्ड बेड पर हमें खेती करनी है, रेस्ड बेड पे हमें नर्सरी करनी है, वैसे रेस्ड बेड पर हमें खेती करनी है, जिसकी वजह से पानी का ड्रेनेज सही हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन करना है, मिर्च एक ही बेड पर या फिर एक ही खेत में बार बार नहीं लगानी है। केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो केमिकल कंट्रोल में मेटालाक्सिल मैंकोजेब मतलब रेडोमिल गोल्ड जो सिंजेंटा का आता है, कार्बेंडाजिम मतलब बाविस्टिन, फोसेटिल एल मतलब एलीट बायर का, और कॉपर फंजीसाइड मतलब ब्लू कॉपर, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो केमिकल तरीके से कंट्रोल करने के लिए। अब इसको स्प्रे नहीं करना है, इसकी ड्रिंचिंग करनी है। 2 से 3 ग्राम दवा पर लीटर पानी हमें लेके इसको पौधे की जड़ में अगर हम धीरे धीरे डालेंगे तो इससे कंट्रोल हमारे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जड़ से आने वाली बीमारी है। स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये 7 से 10 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बात की जाए तो जैसे पहले बात करी हमने, सॉइल बोर्न डिसीज है, इसलिए हमें बायोलॉजिकल बहुत इफेक्टिव पड़ेगा। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और नीम के, ये 3 चीजें अगर हम जमीन से देते हैं, जमीन की तैयारी करते समय, तो हमें कंट्रोल मिल सकता है, या फिर हम इसको ड्रिप से भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, विल्ट एक ऐसी बीमारी है जो ऊपर से नहीं नीचे से हमला करती है। अगर आपने मिट्टी को ठीक कर लिया तो आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल लिप स्पॉट की, मतलब पत्तियों पर दाग और गिरावट वाली बीमारी। अगर आपकी मिर्च की पत्तियों पर पानी जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब वाटर सोक्ड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और उनके चारों तरफ पीला घेरा मतलब येलो हैलो बन रहा है, तो यह एक बैक्टीरियल लिप स्पॉट है। यह बीमारी धीरे धीरे पूरे पौधों को कमजोर कर देती है और अंत में पत्तियां गिरने लगती है। अब इसकी पहचान कैसे करें? शुरुआती लक्षण छोटे पानी जैसे धब्बे हमें पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, मतलब हल्का ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स। मध्यम अवस्था में धब्बे भूरे या फिर काले हो जाते हैं और चारों तरफ पीला घेरा मतलब हैलो दिखने लग जाता है। स्पॉट्स इसके एंगुलर भी हो सकते हैं, मतलब कोनों वाले भी हो सकते हैं। गंभीर अवस्था में पत्तियां सूख कर गिरने भी लगती है, पूरा पौधा कमजोर हो जाता है। और इसका असल कारण देखा जाए तो इसका असल कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। ये कब ज्यादा फैलता है? बारिश का अगर मौसम है, ओवरहेड इरिगेशन है, मतलब ऊपर से हम पानी दे रहे हैं, तेज हवा या फिर पानी के छींटे हैं, तो यह बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है। अब इससे नुकसान की बात की जाए तो पत्तियां गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, फल का साइज और क्वालिटी उसकी वजह से बिगड़ सकती है, और 20 से 50% तक नुकसान हो सकता है। अब इसकी कंट्रोल की बात की जाए तो हमें इसका कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और फंजीसाइड हमेशा काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर फंजीसाइड इस्तेमाल करके हमारा पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो प्रिवेंशन की बात की जाए तो हमें ओवरहेड इरिगेशन से बचाव करना है। हमें पानी कोशिश करनी है ड्रिप से ही दिया जाए। संक्रमित पत्तियां जो भी है उसको हमें खेत से हटाना है, जिसकी वजह से डिसीज ना फैलने में मदद होगी। केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें बैक्टीरियासाइड्स का हमें इस्तेमाल करना है, ना कि इंसेक्टिसाइड, ना ही फंजीसाइड। तो 3 से 5 बैक्टीरियासाइड्स है जो बेहतरीन इसका रिजल्ट दे सकते, जिसपे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो कि ग्लिटॉक्स नाम से आ सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कोसाइड नाम से आपने सुना होगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ब्रांड्स बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं, कासुगामाइसिन है मतलब कोनिका है धानुका का, और कॉपर प्लस एंटीबायोटिक्स मिक्स, ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमें केमिकल तरीके से कंट्रोल मिलने में मदद मिलती है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? तो 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है। 7-10 दिन के इंटरवल पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्स मतलब बेहतर रिजल्ट। बायोलॉजिकल में हमारे पास अगेन 1-2 ऑप्शन है, जैसे सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, बैसिलस सब्टिलस है, और नीम का एक्सट्रैक्ट है जो हमें कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट धीरे धीरे फैलता है, लेकिन अगर आपने पानी का सही मैनेजमेंट कर लिया तो यह बीमारी अपने आप आधी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।